आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम हिस्टोलॉजी का ये सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन देखे हैं और बहुत ही उम्दा किस्म का क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर इसको देखिए और इन्जॉय कीजिए। दोस्तों फर्स्ट वीडियो में कुछ हम मेन बात कर लेते हैं। जैसे इस शाखा का स्थापना किसने किया था, तो इस शाखा का स्थापना जो है कौन किया था, मार्सेलो ने किया था। कौन? मार्सेलो ने। इसका पूरा नाम मार्सेलो माइलपिगी है, सॉरी। और अगर कहे कि ये जो हिस्टोलॉजी शब्द है यह किसने दिया था, तो हिस्टोलॉजी शब्द जो है मायर दिया था। किसने दिया? मायर। दोस्तों अगर टिश्यू शब्द बोल दे, ये टिश्यू शब्द किसने दिया था, तो टिश्यू शब्द जो है बिचट दिया था। तो ये तीन चीज हो गया। और दोस्तों ये ऊतक जो होता है दो टाइप का होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है और एक होता है परमानेंट। यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही विभाजित होकर लास्ट में परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में तीन टाइप का होता है। कौन कौन? एक एपिकल होता है जो जड़ और तना के शीर्ष भाग पे लंबाई में वृद्धि करता है, और एपिकल को जो है ये इसमें पौधे में प्राथमिक वृद्धि ही कहा जाता है। यानी प्राइमरी जो मेरिस्मेटिक टिश्यू में वृद्धि होता है वो एपिकल ही होता है। दूसरा का दोस्तों लेटरल है। लेटरल में क्या? साइड वाला, यानी पार्श्व मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो इसमें मोटाई में वृद्धि होता है, तो इसको जो है सेकेंड माने मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। सेकेंड डिवीजन होता है इसमें। लास्ट जो है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व, जिसको इंटरनोड कहते हैं, दोनों ओर पाए जाते हैं और यह वृद्धि करके अस्थायी ऊतक में परिवर्तन हो जाता है। तो तीन टाइप ये हो गया। और परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप है। एक क्या है? एक है सिंपल टिश्यू, एक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू सिंपल हो गया, एक कॉम्प्लेक्स हो गया। दोस्तों सिंपल में जो है तीन टाइप का है, जो हम इससे पहला वाला वीडियो में पीसीएस बोले थे, यानी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो इस सब का भी डिटेल से हम लोग बात किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देखिए, ये सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पूछ देगा कि पौधे में लचीलापन किसके कारण आता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण आता है, तो स्क्लेरेन्काइमा के कारण आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगर एग्जाम में आता है तो नहीं बनता होगा, तो अब ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर बनेगा। और कॉम्प्लेक्स में दो होता है, एक क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम। तो ये सब आप तो नॉर्मल है, ये जानते होंगे। तो इससे पहला वाला वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। आज लगभग 70 क्वेश्चन का डिस्कशन जो है हम करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहे, जरूर आपको फ़ायदा होगा। आप जो भी एग्जाम देते हैं आपको जरूर बेनिफिट होगा। दोस्तों जहाँ भी आपको अच्छा लगे तो वहाँ से आप जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 का। 50 तक हम लोग देख चुके हैं। 51 है कि पौधे के भरण ऊतक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों भरण ऊतक तंत्र किसको कहते हैं? ये परमानेंट टिश्यू जो हम लोग दो टाइप के पढ़े हैं, तो सिंपल टिश्यू को ही भरण ऊतक तंत्र कहते हैं हिंदी में, और इसको जो है सरल अस्थायी ऊतक भी कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है तो हम लोग अभी चर्चा किए थे, पीएससी। तो इसमें पीएससी तो पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया और स्क्लेरेन्काइमा हो गया, पीसीएस। तो दोस्तों जैसे पेरेन्काइमा को हिंदी में मृदुतक कहते हैं। इसका काम क्या है? तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन का भंडार करता है, और घाव भरना और ऊतक में पुनर्जन्म करना, ये पेरेन्काइमा का काम है। दोस्तों ये स्थूल कोण, जिसको हम कोलेनकाइमा कहते हैं, सी से निरूपित करते हैं, यानी सी से लिखते हैं कोलेनकाइमा। तो हम याद करने का तरीका बता दिए, पीसीएस जो एग्जाम देते हैं हम लोग, तो पीसीएस हो गया कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा का काम क्या है? ये युवा तनों, जड़ों और ठंडोलों में सहायता करता है। कौन? ये स्थूलकण। और फिर यांत्रिक सहायता भी करता है। इनमें हरित लवक पाया जाता है, तब यह भोजन का निर्माण करता है। दोस्तों स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या है, जिसको हिंदी में दृढ़ ऊतक कहते हैं।
तो स्क्लेरेन कैमा का काम क्या है, यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है ये भी, और यह पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। पौधों के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में काम करता है। दोस्तों यह सामर्थ्य, दृढ़ता और लचीलापन प्रदान करता है। कौन? स्क्लेरेन कैमा। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में लचीलापन किस टिश्यू के कारण होता है, तो यही स्क्लेरेन कैमा के कारण। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पौधे के भरण ऊतक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है, तो सिंपल टिश्यू का क्या काम है। फर्स्ट में दिया है पौधों को अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी या परजीवी कवक से बचाना। बी में है भोज्य पदार्थों का निर्माण और उसका संग्रह करना। सी में है पानी और भोज्य पदार्थ को जड़ से पत्ती तक पहुँचाना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये पानी और भोज्य पदार्थों को, ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है फ्लोएम और जाइलम, तो जाइलम पानी को ले जाता है, फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थ को ले जाता है, तो ये तो नहीं होगा। दोस्तों पौधों, देखिए बी है कि भोज्य पदार्थ का निर्माण और उसका संग्रह करना। देखिए दोस्त, ये जो पेरेनकाइमा होता है, ये हर पूरा टिश्यू जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। जिस पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है वही प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इस टिश्यू को क्या कहते हैं, इस टिश्यू को जो है क्लोरेनकाइमा कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। तो ये टिश्यू क्लोरेनकाइमा कहलाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्या है कि पूरा टिश्यू नहीं कर रहा है। ये सही होगा इसका, क्योंकि पौधों को अत्यधिक गर्मी, सर्दी और परजीवी कवक से बचाने का काम जो है ये सिंपल टिश्यू करता है। जो परमानेंट का एक भाग है सिंपल टिश्यू वो करता है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है। तो अजैव पदार्थ का संचयन कौन करता है, दोस्तों ये इडियोप्लास्ट हो जाएगा। ये अजैव पदार्थ को जो है संचय इडियोप्लास्ट करता है। अगला है, वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो जाइलम के दोनों ओर जो फ्लोएम पाया जाता है उसको जो है बिकोलेटरल कहते हैं, बाइकोलेटरल कहते हैं। अगला है, और ये संवहन बंडल यानी रेडियल वैस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह जो है एक बीजपत्री पौधे के जड़ों में पाया जाता है। अगला है, पौधे के स्टील परत में शामिल होते हैं। तो पौधे के स्टील परत में जो है क्या शामिल होता है, तो परिरंभ, संवहन, पुल और मजा, ये तीनों पाए जाते हैं। अगला है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों एक वृक्ष की आयु का पता जो है वार्षिक वलय की गिनती करके माने जाना जा सकता है। अगला है, वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं। तो दोस्तों क्या शामिल होता है, तो इसमें जो है वसंत काष्ठ और शरद काष्ठ दोनों शामिल होता है। दोस्तों ये क्या होता है, देखिए किसी स्थान पे जो है वर्ष के विभिन्न ऋतुओं में जलवायु की क्रमिक परिवर्तन के कारण जो है कैम्बियम की सक्रियता जो है परिवर्तित होती रहती है। दोस्तों कैम्बियम जो है छाल के नीचे होता है और बसंत ऋतु में जो है रस के संवहन की अधिक जरूरत होती है, जबकि शरद ऋतु में पौधों की सक्रियता कम रहती है। इसी कारण बसंत ऋतु में मोटी वाहिकाएं और शरद ऋतु में जो है पतली वाहिकाएं बनती है। दोस्तों वाहिकाएं को इंग्लिश में क्या, वाहिकाएं को जो है इंग्लिश में वेसल्स कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जाइलम के जो है 4 पार्ट होता है। जाइलम के कितना पार्ट होता है, तो एक ट्रैकिड्स होता है, ट्रैकिड्स जिसको वाहिनिकाएं कहते हैं हिंदी में। एक वेसल्स होता है जो वाहिकाएं हो गया, और जाइलम फाइबर्स होता है, और एक जाइलम पेरेनकाइमा होता है। ये जाइलम का 4 पार्ट है। इंग्लिश में याद रखिएगा, ट्रैकिड्स क्या बोलते हैं, ट्रैकिड्स। दूसरा का जो है वेसल्स है, और तीसरा का क्या है, जाइलम फाइबर्स है, जाइलम फाइबर्स है, और तो चौथा जो है जाइलम पेरेनकाइमा है। तो ये जो है कहाँ रहता है, तो तने और जड़ में रहता है ये, और ये यांत्रिक सहारा पैदा करता है और जल को जो है तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। दोस्तों किस क्रिया के द्वारा पूछ देगा, तो दोस्तों जल का जो है परासरण की क्रिया के द्वारा जो है जड़ से लेकर पत्ती तक पहुंचाया जाता है। जल को किस क्रिया के द्वारा, परासरण की क्रिया के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ दोनों मिलाकर जो है ये वलय का निर्माण होता है, और इससे जो है हम काउंट करके एज बता सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है। तो किसकी सक्रियता के कारण, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो किसकी सक्रियता होता है, तो जो कैम्बियम होता है उसकी सक्रियता में जो परिवर्तन होता है वही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतःरंभीय एधा की
अंतःरंभीय एधा की। इसका आंसर हो जाएगा अंतःरंभीय एधा की। दोस्तों वार्षिक वलय का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वार्षिक वलय के अध्ययन को जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। इसको याद रखिएगा। अगला है, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काष्ठ में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु कितनी होगी? तो वृक्ष की आयु 50 वर्ष होगा। अगला है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। अगला है, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना और गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको जो है ये क्या कहते हैं? हार्टवुड कहते हैं, ड्यूरामेन भी कहते हैं और सारेल, इनमें से सभी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट है, हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है और रस्ट काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित और कुछ कोशिकाएं क्या होता है? मृत होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एधा है ना, एधा को ही इंग्लिश में कैम्बियम बोलते हैं। हिंदी में प्योर हिंदी है ये। तो अंतःरंभीय एधा की सक्रियता के कारण जो है वलय में वृद्धि होती है। और 20 का आंसर जो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा 62 का। अगला क्वेश्चन है, यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच की लंबाई बढ़ती है? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको जो है बुझाउल क्वेश्चन कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 2000 ईस्वी में 7 फीट पर एक कील गाड़ा गया, यानी 7 फीट पर एक कील गाड़ दिया गया और 2021 ईस्वी में आप देखिए प्रति वर्ष 5 इंच की लंबाई में बढ़ता है। तो 2021 में यह कील कितने फीट के पर हो जाएगा? दोस्तों सेम ही रहेगा, ये इसका आंसर 7 ही फीट होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर वृद्धि नहीं होगा, ये ऊपर वाला में वृद्धि होता है। अगला है, जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है। तो जटिल ऊतक जो है किसका बना होता है? तो भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। अगला है, चालनील नलिका तथा सहकोशिका पाई जाती है। तो दोस्तों किस में पाया जाता है चालनील नलिका? तो यह जो है यह फ्लोएम में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे भी फ्लोएम का 4 पार्ट है। तो चालनील नलिका है फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए ये सब लिख लीजिएगा ना तब याद होगा। सीव ट्यूब्स बोलते हैं इसको, हिंदी में चालनील नलिका बोलते हैं। किसका? फ्लोएम का पार्ट है। जैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक होता है क्या? जाइलम, एक फ्लोएम। तो जाइलम में 4 भाग होता है, जिसको ट्रेकिड्स बोलते हैं, फेसेल्स बोलते हैं, जाइलम फाइबर्स बोलते हैं और जाइलम पेरेन्काइमा बोलते हैं। इस फ्लोएम में भी 4 पार्ट है। सीव ट्यूब्स है एक, दूसरा का क्या है? कंपेनियन सेल्स है जिसको सहकोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपेनियन सेल्स हो गया दूसरा। तीसरा जो है फ्लोएम फाइबर्स है और चौथा जो है फ्लोएम पेरेन्काइमा है। तो इसको याद रखिएगा। तो चालनील नलिका किसका है? जिसको सीव ट्यूब्स बोलते हैं, तो ये फ्लोएम में है। अगला है, जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? जाइलम एवं फ्लोएम के निर्माण जो है 4 तत्वों से होता है। अगला है, संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? देखिए दोस्त, एक ही बार आप चार जैसे भाग होता है फ्लोएम का और जाइलम का, उसको याद रख लीजिएगा, उससे बहुत क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए जो है आप याद रखिए इस सब चीज़ को। तो कह रहा है कि संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों संवहन ऊतक का निर्माण जो है ये किससे? पार्श्व मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। पार्श्व कौन? लेटरल। हम पिछला वीडियो में बताए थे कि जो देखिए जैसे संवहन ऊतक के निर्माण पार्श्व से होता है और एक जो प्राइमरी होता है उसका निर्माण किससे होता है? उसका निर्माण जो है ये शीर्षस्थ और अंतर्वेशी से होता है। तो शीर्षस्थ अंतर्वेशी से जो है प्राइमरी टिश्यू का निर्माण होता है। आप पार्श्व माने लेटरल से जो है इसका सेकेंडरी का होता है। इसी को जो है संवहन ऊतक भी बोलते हैं। अगला है, इनमें से कौन जाइलम तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन है जो जाइलम तत्व नहीं है? तो इनमें से जो है सीव ट्यूब्स, ये जाइलम तत्व नहीं है। अभी हम बोले हैं ये क्या है? फ्लोएम तत्व है। फ्लोएम तत्व है।
ट्रेकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, वुड फाइबर्स हो गया, ये सब किसका तत्व है? जाइलम का है। जाइलम का 4 तत्व, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, इसको याद रखिएगा। दोस्तों देखिए, ये जो हम लोग पहले पढ़े हैं, ये संवहन ऊतक, ये संवहन ऊतक भी क्या है? यही है, जाइलम और फ्लोएम, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप का होता है, कौन? जाइलम और फ्लोएम। तो ये संवहनीय ऊतक को जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोलते हैं। तो ये किससे बनता है? पार्श्वबीजोतक से। और जो सिंपल टिश्यू होता है, ये दोनों से बनता है, शीर्षस्थ और अंतर्वेशी, यानी लेटरल और एपिकल, दोनों से। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है। तो किससे भिन्न होती है दोस्तों? तो यह जो है, ये किससे भिन्न होती है? तो ये इसमें जो है क्रियात्मक केंद्रक का अभाव होता है, यानी चालनी नलिका, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चालनी नलिका को, चालनी नलिकाएं को जो है सीव ट्यूब्स बोलते हैं। अब वाहिकाएं को क्या बोलते हैं? तो वाहिकाएं जो है ये वेसल्स हो गया, ये जाइलम का पार्ट हो गया, ये फ्लोएम का पार्ट हो गया। तो इसमें जो है क्रियात्मक केंद्रक का अभाव होता है। अगला है, जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है? तो कौन सा? तो ये क्या बोलते हैं इसको? ये ट्रेकिड्स और वाहिकाएं, जिसको वेसल्स बोलते हैं, ये दोनों जो है जल और खनिज लवण के परिवहन में काम करता है। अगला है, जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिका का बना होता है? तो जाइलम का दोस्तों कौन सा तत्व है जो जीवित कोशिका का बना होता है? तो ये जाइलम मृदुतक, यानी जाइलम पेरेन्काइमा। ये सिर्फ एक ही जो है ये जीवित है, बाकी बात जो 3 है, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और एक क्या है? जाइलम फाइबर्स, ये सब जो है मृत कोशिका का बना होता है। एक जो है जाइलम पेरेन्काइमा, ये जीवित कोशिका का है। तो जाइलम का 4 पार्ट हो गया, 3 पार्ट मृत और 1 जीवित होता है। अब फ्लोएम में जो है दोस्तों, उसमें 3 पार्ट जीवित रहता है, 1 पार्ट मृत रहता है। क्वेश्चन आएगा इसका। अगला है, फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिका का बना होता है? देखिए आइए गया, तो कौन सा तत्व है जो मृत कोशिका का बना होता है? तो इसका जो है ये बांस तंतु होता है। ये बांस तंतु जो है मृत का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 73 का, फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? तो ये चालनी नलिकाएं, जिसको सीव ट्यूब्स बोलते हैं। अगला है, चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। तो कौन मदद करता है? तो ये सहकोशिका जो है मदद करता है। इसको क्या कहते हैं? कॉम्पेनियन सेल बोलते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो कौन सा ऊतक तत्व जो है यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो ये जो है फ्लोएम तंतु जो है, ये जिसको फ्लोएम फाइबर्स भी बोलते हैं, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये लंबी दृढ़ और स्क्लेरमेटस कोशिका की बनी होती है और यह फ्लोएम ऊतक के यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कौन? फ्लोएम तंतु। दोस्तों फ्लोएम मृदुतक क्या करता है, जिसको इंग्लिश में फ्लोएम पेरेन्काइमा कहता है? तो दोस्तों यह जीवित लंबी एवं केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है जो सह कोशिकाएं के निकट स्थित रहती है। किसके? सह कोशिका के निकट स्थित रहती है और ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायता करता है ये। अगला है, फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है। तो फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी कहाँ पाया जाता है? तो 2 चालनी नलिका के बीच में जो है चालनी पट्टी पाया जाता है। 2 चालनी नलिका, यानी इसको सीव ट्यूब्स बोलते हैं। अगला है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? तो ये आहार वहन के लिए। अगला है, पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। तो जाइलम जल को ले जाता है, तो जाइलम क्या हो जाएगा? ये जल वहन के लिए उत्तरदायी है। अगला है, शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? तो किन कारणों से झड़ जाती है? तो ये कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से जो है ये झड़ जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी की अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? तो जेसी बॉस ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो किस प्रकार का ऊतक? तो ये एपिथेलियल। अब हम लोग ये जंतु कोशिका का सेल में जो टिश्यू होता है उसके बारे में ये क्वेश्चन है, एपिथेलियम। इसमें 4 टाइप का होता है, एपिथेलियन होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है और फिर मस्कुलर होता है और नर्वस सिस्टम है, माने नर्वस वाला। तो ये 4 टाइप का होता है जंतु में। और सुरक्षा का कवच किसको कहते हैं? उपकला को कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक है? तो दोस्तों ये एपिथेलिक टिश्यू ही हो जाएगा। दोस्तों जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका क्या क्या काम है? तो ये जो है विसरण यानी डिफ्यूजन, सिक्रेशन यानी स्रावन और अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण में सहायता करता है। तो उपकला ऊतक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो दोस्तों देखिए इसमें जो है थोड़ा सा डीप है यहाँ पे। जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं ना कि जो एनिमल टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और नर्वस सिस्टम होता है। तो एपिथेलियम टिश्यू में जो है 4 टाइप का होता है। कौन कौन? ये फर्स्ट है सल्की एपिथेलियम, दूसरा का है स्तंभाकार एपिथेलियम और तीसरा का है क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये तीसरा है। और चौथा जो है ये प्रॉक्सिमल एपिथेलियम है, प्रॉक्सिमल एपिथेलियम। तो देखिए सल्की एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों, वो हम बता देते हैं। जो सल्की एपिथेलियम है ये मुख गुहा, जिह्वा यानी टंग जिसको बोलते हैं, ओसोफेगस यानी ग्रास नली और फिर आहार नाल में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? ये स्क्वामस एपिथेलियम जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? जीभ में, फिर ग्रास नली में, आहार नाल में। दूसरा का जो है स्तंभकार एपिथेलियम है जिसको कॉलुमनर एपिथेलियम बोलते हैं। दोस्तों ये जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ पदार्थों का अवशोषण और स्रवण होता है वहाँ पाया जाता है। कौन? स्तंभकार। इसमें नहीं दिया है, स्तंभकार एक होता है जहाँ जो श्रवण और ऑब्जर्शन होता है। तो श्रवण ऑब्जर्शन कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? छोटी आंत के भीतर में होता है। तो छोटी आंत के भीतर में स्तंभकार एपिथेलियम पाया जाता है। दोस्तों तीसरा जो है घनाकार एपिथेलियम है। तो तीसरा जो है क्या हो गया? घनाकार एपिथेलियम। तो घनाकार एपिथेलियम को जो है क्यूबाइडल एपिथेलियम बोलता है। तो इसको क्या क्या, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ब्रिक नलिकाओं में पाया जाता है। तो ये क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और ब्रिक नलिकाओं में। दोस्तों सल्की एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो सल्की एपिथेलियम जो है कहाँ कहाँ? मुख में पाया जाता है, जिह्वा में। दोस्तों आप वीडियो को रोक कर अब लिख लीजिए। जैसे सल्की एपिथेलियम जो है कहाँ? जिह्वा में, फिर ग्रास नली में, आहार नाल में, ये सब जगह जो है ये सल्की एपिथेलियम पाया जाता है। दूसरा का हम बताएं स्तंभकार एपिथेलियम। तो स्तंभकार एपिथेलियम जो है जहाँ अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होगा ना वहाँ पाया जाएगा। तो अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन कहाँ होता है? छोटी आंत के भीतर। तो ये स्तंभकार एपिथेलियम पाया जाता है। घनाकार एपिथेलियम जिसको इंग्लिश में क्यूबाइडल एपिथेलियम बोलते हैं। तो ये जो है लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि जिसको स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, सेलेबरी ग्लैंड और एक यूरिनिफेरस ट्यूबुलस में पाया जाता है यानी वृक्क नलिकाओं में। तो ये 3 जगह पाया जाता है। फिर चौथा पक्षमांबी यानी सिलिएटेड एपिथेलियम है। तो दोस्तों ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सिलिएटेड एपिथेलियम जो है अंडवाहिनी, श्वास नली और मुख गुहा में पाया जाता है। तो दोस्तों आप वीडियो को रोक के 4 टाइप है किसका? एपिथेलियम का, और चारों टाइप कहाँ कहाँ पाया जाता है वो आप लिख सकते हैं। अगला है अंगों को विसरण, श्रवण और अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक कौन है? तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं तो अंगों का विसरण, श्रवण और अवशोषण में मदद करने वाला कौन है? तो हम शुरू में बताएं एपिथेलियम ऊतक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपिथेलियम ऊतक। अगला है त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है। तो त्वचा की बाहरी सतह किससे निर्मित होता है? तो स्तरित सल्की एपिथेलियम से, स्तरित सल्की एपिथेलियम से। अगला है निम्नलिखित में से किस एपिथेलियम ऊतक कोशिकाओं में रसांकुर तथा सिलिया पाया जाता है? तो रसांकुर और सिलिया किस ऊतक में पाया जाता है? तो स्तंभकार में पाया जाता है। स्तंभकार एपिथेलियम जो एपिथेलियम का दूसरा पार्ट है, दूसरा टाइप है जिसको इंग्लिश में कॉलुमनर एपिथेलियम बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है जो छोटी आंत में पाया जाता है। वही छोटी आंत में जो है रसूकार और सिलिया पाया जाता है। जो सिलिया और रसूकार के काम क्या है? ये गति को प्रदान करता है। इस टाइप का होता है, इसमें गति प्रदान होता है। तो ये स्तंभकार हो जाएगा। अगला है 87 का क्वेश्चन है एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होती है। दूसरा का है सोजी ऊतक में उत्तर कोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इनकी कोशिकाएं एक दूसरे के करीब सटी होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो न तो फर्स्ट सही है न सेकेंड सही है, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला है सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो वही दोस्तों हम लोग जो
स्क्वामोसस एपिथेलियम के बारे में बात किए हैं, जो कहाँ कहाँ जीव, ग्रासनली और आहारनाल में पाया जाता है। तो उसका काम क्या है, तो इनका कार्य जो है आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना और रक्त वाहिनियों और वायु कोशों में पदार्थों के विसरण में सहायता देना। तो इसका क्या है, जनन में मदद करना, इनमें कोई नहीं, सुरक्षा करना, उत्सर्जन में मदद करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुरक्षा में मदद करना। दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इस टॉपिक को छोड़ देता है, लेकिन अब जो है इससे क्वेश्चन आता है, और जब क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो जरूर आप सॉल्व कीजिएगा। अगला है पक्षाम्बी एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं। पक्षाम्बी उत्तक क्या है, एपिथेलियम उत्तक किसको कहते हैं, वही सिलिएटेड एपिथेलियम को कहते हैं। ये क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है, अंडवाहिनी, श्वास नली और मुख गुहा में पाया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है ये ट्रेकिया और गर्भाशय है, वही अंडवाहिनी जो है गर्भाशय ही होगा। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक त्वचा और मांसपेशियां अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो दो मांसपेशी को जोड़ने का काम कौन करता है, तो एरियोलर का करता है, एरियोलर। अगला है मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण हो जाता है। तो मोटापा किसकी अधिकता का, तो वसा उत्तक यानी फैट टिश्यू बढ़ जाने के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। तो गर्म रखने हेतु क्या है, वाष्मयी उत्तक जो है गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। ऊँट का कुबर किस उत्तक का बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, पूछा भी जाता था पहले, अब थोड़ा कम हो गया। तो ये वसामय उत्तक का होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस उत्तक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है। तो वसा की बूंदें किस में भरी रहती है, तो यह एडिपोज टिश्यू जिसको बोलते हैं वसा संयोजी उत्तक में। अगला है निम्नलिखित में उत्तक कौन है। तो निम्नलिखित में कौन उत्तक है, तो ये रुधिर जो है उत्तक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है। तो कौन उत्तक का उदाहरण है, तो इसमें जो है लसिका भी जो है उत्तक का उदाहरण है। अगला निम्नलिखित में कौन संयोजी उत्तक है, तो सभी हो जाएगा, अस्थि, उपास्थि और लिगामेंट, ये सभी जो है ये किसका, संयोजी उत्तक का उदाहरण है, कनेक्टिव टिश्यू का। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। तो गर्म रखने हेतु उत्तरदायी को है वसामय उत्तक। अगला है व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं दोस्तों, ये एरियोलर उत्तक में पाए जाता है। दोस्तों थोड़ा सा हम बता देते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू का 3 टाइप होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटन टिश्यू और फ्लैट टिश्यू यानी वस्कुलर टिश्यू। तो जो क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है, जिसको वास्तविक संयोजी उत्तक कहते हैं, उसी में एरियोलर एक टाइप है। तो एरियोलर जो है ये बहुतायत में मिलने वाले उत्तक है, और इस उत्तक के मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं तथा 2 प्रकार के तंतु जिसको श्वेत और पीला पाए जाते हैं। तो यही श्वेत और पीला पिछले बार चर्चा हुआ है, तो यही इसी क्वेश्चन में है कि श्वेत और पीला तंतु पाए जाते हैं। तो एरियोलर उत्तक में एरियोलर उत्तक कौन है, तो कनेक्टिव टिश्यू का जो 3 टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर उसका एक एरियोलर उत्तक है। अगला है कोंड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। तो कोंड्रिन नामक प्रोटीन जो है ये उपास्थि में पाया जाता है। उपास्थि किसको, कार्टिलेज इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो उपास्थि में पाया जाता है। टेंडन का निर्माण होता है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप जरूर सही करेंगे। तो टेंडन का निर्माण कहाँ होता है, तो श्वेत तंतुमय उत्तक से होता है। कहाँ होता है, श्वेत तंतुमय उत्तक से होता है। 102 नंबर है लिगामेंट का निर्माण होता है। तो लिगामेंट का निर्माण जो है कहाँ होता है, पीला तंतुमय उत्तक से होता है, यानी येलो की क्या बोलते हैं, येलो तंतुमय उत्तक। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के उत्तक है। तो टेंडन और लिगामेंट जो है संयोजी उत्तक है। आगे भी क्वेश्चन आएगा कि लिगामेंट किसको कहते हैं, टेंडन किसको कहते हैं। जैसे मांसपेशी को मांसपेशी से जुड़ता है, और मांसपेशी को हड्डी से, फिर हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, क्या कहते हैं, ये सब क्वेश्चन आएगा। 104 नंबर का क्वेश्चन है कि टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। देखिए आ गया क्वेश्चन, तो सही है, टेंडन जो है मांसपेशी को मांसपेशी से अथवा हड्डी से जोड़ता है, तो टेंडन कहते हैं। लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डियों से जोड़ता है, ये भी सही है। देखिए दोस्तों याद करने का तरीका है, जैसे हड्डी का इंग्लिश क्या होता है, बोन होता है, तो BBL से याद कर लीजिए। BBL एक मैच है, सीरीज चलता है, तो बोन एल लिगामेंट, और जो बच जाता है वो मांसपेशी और अस्थि से हो जाता है, टेंडन हो जाता है। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, MBT
MBT कर सकते हैं, मांसपेशी मस्कुलर और बोन टेंडन MBT, MBT BBL, MBT BBL से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला है सैबीसियस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों सैबीसियस ग्रंथि जो है ये स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। अगला है लेक्राइमल ग्रंथि का क्या स्रावित करती है? तो क्या स्रावित करती है? तो ये आंसू स्रावित करती है, लेक्राइमल। किस ऊतक से तलवे, खुर और सींग बनते हैं? तो किस ऊतक से तलवे, सींग और खुर बनते हैं? तो ये काइटिन ऊतक से। अगला है ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है, तो कहाँ रहती है दोस्तों? तो ये अस्थि में रहता है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है, तो कहाँ पाया जाता है? उपास्थि में, यानी कार्टिलेज में। ये सब क्वेश्चन जो है आप लिख भी सकते हैं। ऐसे जो है अगर मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ये सीरीज, तो हम इसका पूरा PDF जो है आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। अगला है मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, तो मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मास्ट कोशिका जो है सोंजी ऊतक में पाया जाता है। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन है दोस्तों? ये मास्ट कोशिकाएं हैं। मास्ट कोशिकाएं जो है ये क्या स्रावित करता है? प्रोटीन हिस्टामिन। और इसका काम क्या है? तो ये रुधिर वाहिनियों को फैलाने का काम करता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा कि कौन सा प्रोटीन है जो रुधिर वाहिनियों को फैलाता है? तो प्रोटीन हिस्टामिन। और ये कहाँ से स्रावित होता है? तो मास्ट कोशिकाएं से स्रावित होता है, मास्ट कोशिकाएं। दोस्तों इसमें भी एरियोल जैसे मास्ट का जिक्र कैसे आ गया? क्योंकि एरियोलर ऊतक भी 4 टाइप का होता है। एक होता है फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा होता है हिस्टोसाइट्स, तीसरा होता है प्लाज्मा सेल्स और चौथा जो है मास्ट सेल्स होता है। तो मास्ट सेल्स में जो है देखिए हिस्टामिन का स्रावन होता है, फिर रुधिर के एंटीकोगुलेट के लिए हिपैरिन का और रुधिर वाहिनियों को सुखाने के लिए सेरोटोनिन का करता है। देखिए हिस्टामिन स्रावित करता है क्यों? वाहिनियों को फैलाने के लिए। अगर सुखाने के लिए बोल दिया तो उस कौन स्रावित करता है? क्या चीज़? सेरोटोनिन। थोड़ा सा वर्ड सम हार्ड है, अगर थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मैनेज कीजिएगा। क्या है? सेरोटोनिन, यानी सेरोटोनिन जो है ये क्या करता है? सुखाने, यानी रुधिर वाहिकाओं को सुखाने के लिए किया जाता है। दोस्तों हिपैरिन क्या है? तो एंटीकोगुलेट, यानी ब्लड को जमने नहीं देता है। शरीर के अंदर जो है ब्लड को जमने नहीं देता है, एंटीकोगुलेट जो है ये होता है। तो यहाँ 3 चीज़ का स्राव होता है मास्ट सेल से। मास्ट सेल से जो है हिस्टामिन का स्रावन होता है, हिपैरिन और सेरोटोनिन। दोस्तों अगर ये सब क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो जो पढ़ा होगा वही बना सकता है, ऐसे ठिकाने आप नहीं मार सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्लीहा, यकृत और अस्थिमज्जा में पाया जाता है? तो कौन जो है प्लीहा, अस्थिमज्जा और यकृत में पाया जाता है? जालवत सोजी ऊतक। अगला है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो सबसे मोटी कहाँ पे होती है? तो तलवे में, पैर पर होता है, तलवे पैर पर। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है, तो सबसे पतली कहाँ होता है? तो आँखों के पलक पे होता है। तो ये सब क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अगला है वृद्धा अवस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण। अगला है नाभि रज्जु है, तो नाभि रज्जु क्या है? तो दोस्तों नाभि रज्जु जो है भ्रूणीय सोजी ऊतक है। अगला है हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, तो हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, तो किस में भाग लेती है? तो एलर्जी प्रतिक्रिया में भाग लेती है। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना है? तो कुल प्रोटीन का जो है 1/3 भाग है। अगला है सोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है, तो सोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन क्या है? तो ये जो है कोलेजन है। अगला है बाह्य कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल है, तो बाह्य कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल क्या है? उपास्थि है। अगला है शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक है, तो कौन जिम्मेदार ऊतक है? तो दोस्तों ये जो है एपिथेलियम ऊतक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है, तो सार्कोप्लाज्म नामक तरल जो है कहाँ पाया जाता है? तो पेशीय ऊतक में पाया जाता है, जिसको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। अरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक है? तो मूल रूप से जो है ये पेशी ऊतक है। इसका 2 टाइप होता है, अरेखित और रेखित ऊतक। अगला है नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक है, तो नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक क्या है? अरेखित पेशी है।
क्वेश्चन है इंटरकलेटेड डिस्क। अगला क्वेश्चन है इंटरकलेटेड डिस्क उपस्थित है तो हृदय पेशी में निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है। तो कौन सी पेशी जो है ऐच्छिक है, तो रेखित पेशी जो है ऐच्छिक है। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन और प्रसार के कारण होता है। तो किस पेशी के, तो ये आरेखित पेशी के। अगला है मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है। तो किस ऊतक में पाई जाती है, तो रिपेशी ऊतक में पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है। तो किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है, तो कार्डियक पेशी यानी हृदय वाला, ये हमेशा चलता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है नर्वस सिस्टम का यानी तंत्रिका का कोशिका होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये नर्वस सिस्टम ही है यानी तंत्रिका में। न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, तो पतली पतली शाखाएं को जो है ये डेंड्राइट्स बोलते हैं। दोस्तों जैसे तंत्रिका कोशिका किस प्रकार का होता है, इसका हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है और यहाँ पे ऐसे ये लंबा हो जाता है, यहाँ पे कुछ रहता है। देखिए ये जो ऐसे ऐसे निकला रहता है, इसमें आगे क्वेश्चन आएगा। तो ये जो निकला होता है इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसी को डेंड्राइट्स बोलते हैं। दोस्तों ये क्या है, तो ये जो है सेंट्रॉन है, ये सेंट्रॉन है और बीच में एक केंद्रक होता है और यहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन होता है। एक्सॉन कोशिका द्रव होता है इसमें। फिर क्या होता है, माइलिन होता है। माइलिन जो है इसके ऊपर होता है और इसके बाद जो है नोड ऑफ रेनवियर होता है। एक्सॉन होता है, एक्सॉन बीच वाला को कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा था जैसे डेंड्रोट्स, क्या समझ गए ना, ये जो निकला रहता है छोटा छोटा में पतली में धाराएं, इसको डेंड्रोट्स बोलते हैं। एक्सॉन जो है बीच वाला होता है। रेनवियर कॉर्न नोड कहाँ पाई जाती है, अभी हम बोले हैं रेनवियर कॉर्न नोड कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है ये तंत्रिका में। अगला है दो न्यूरॉन के जोड़े को क्या कहते हैं। तो दो न्यूरॉन के जोड़े को जो है क्या कहते हैं दोस्तों, तो दो न्यूरॉन जोड़े को जो है सिनेप्स कहते हैं। यानी ये नर्वस सिस्टम जब मिलता है, जैसे ये डेंड्राइट से यहाँ का मिलेगा, दूसरा फिर नर्वस सिस्टम बनेगा, तो यहाँ पे जो है इसको सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स के द्वारा जो है दो न्यूरॉन ऐड होता है। अगला है न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना के संचार जो है एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में होता है। तो एक्सॉन से किससे होता है, डेंड्राइट्स में होता है। एक्सॉन से डेंड्राइट्स में होता है। डेंड्राइट्स ये है जो पतली पतली रहता है, तो ये आंसर हो जाएगा। बायोप्सी संबंधित है, तो बायोप्सी किससे संबंधित है, तो परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से बायोप्सी संबंधित। जैसे बायोप्सी इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कैंसर किसी को हो गया, तो किसी भी पार्ट से एक सेल लेगा, एक कोशिका लेगा और इसको परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा, तो उसी को जो है बायोप्सी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल 140 क्वेश्चन है, तो आज हम देख चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए। अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक कीजिए। लाइक करने से मोटिवेट मिलता है। और अभी तक आप नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को मैसेज जाएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।